हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब हिंदी मास्टर केडर, हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इस टॉपिक के अन्य विद्वानों के बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा था और वो वाली वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। उन वीडियोस में हमने गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि विद्वानों के तथ्यों के बारे में जाना था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज हम जानेंगे विद्वान डॉक्टर नगेंद्र के तथ्यों के बारे में। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए तो इनका जन्म 1915 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले इनकी रचना हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 1973 ईस्वी में और इनकी दूसरी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी में और तीसरी रचना की बात करें तो रीति काव्य की भूमिका। पंजाब मास्टर केडर की बात करें तो उनमें डॉक्टर नगेंद्र के संबंध में यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनकी रचना का क्या नाम है, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है, रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का जन्म पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो वो मास्टर केडर में पूछे जा सकते हैं। और अब अगर हम इनके द्वारा किए गए काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने चार प्रधान कालखंडों में इतिहास को बांटा था, जिसमें सबसे पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। जो आधुनिक काल था इन्होंने उन्हें आगे चार उपभागों में भी बांटा था। जी हाँ, जिसमें पुनर्जागरण काल जिसे हम भारतेंदु काल के नाम से जानते हैं, जागरण सुधार काल जिसे हम द्विवेदी काल से जानते हैं, शायाबाद काल, फिर शायाबदोत्तर काल और इसके आगे प्रगति प्रजोग काल और नवलेखन काल आता है। अब हम बात करते हैं इन कालों की समय सीमा के बारे में जो डॉक्टर नगेंद्र ने बताई है। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है और भक्ति काल की समय सीमा की बात करें तो 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। और अगर रीतिकाल की समय सीमा की बात करें तो 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। आधुनिक काल की समय सीमा 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर अब तक मानी गई है। इन्होंने पुनर्जागरण काल की समय सीमा 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक मानी है। और अगर जागरण सुधार काल की समय सीमा की बात करें तो 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक मानी है। ये जो जागरण सुधार काल नाम है ये द्विवेदी काल का ही नाम है और पुनर्जागरण काल जो नाम है ये भारतेंदु काल का ही दूसरा नाम है। और जो शायाबाद काल है इसकी समय सीमा 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी है। ये जो सभी प्रकार की समय सीमा है ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है जो इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखी है। और इसके बाद आता है शायाबादोत्तर काल और फिर आता है प्रगति प्रजोग काल जिसकी समय सीमा 1938 में से 1953 ईस्वी मानी है और नवलेखन काल जिसकी समय सीमा 1953 से अब तक मानी गई है। इस प्रकार डॉक्टर नगेंद्र ने यह काल विभाजन अपने ग्रंथ में दिया है। जी हाँ, अगर हम डॉक्टर नगेंद्र के रचनाओं की बात करें तो उसमें जैसे हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा। तो पंजाब मास्टर केडर के लिए यही तथ्य ही बहुत जरूरी हैं। इसके बाद अन्य विद्वान डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल हैं जिनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके द्वारा ये रचना 1931 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल और रीतिकाल को कला काल कहा। ये बातें बहुत ध्यान में रखनी होगी कि किस विद्वान ने किस काल को क्या नाम से पुकारा और किस को क्या कहा। जी हाँ,
आदिकाल की बात करें तो आदिकाल को इन्होंने जय काव्य काल कहा, और रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल को इन्होंने कला काल कहा। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें साहित्य प्रकाश जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई, फिर साहित्य परिचय जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल सर ने भी काल विभाजन चार खंडों में तीन प्रधान कालखंडों में बांटा गया है, और प्रत्येक के दो दो नाम रखकर प्रत्येक को दो दो उपभागों में विभाजित किया है। अगर हम दो दो नामों की बात करें तो इसमें जैसे आदिकाल हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहा, मध्यकाल हिंदी साहित्य की किशोरावस्था कहा, आधुनिक काल हिंदी साहित्य की युवावस्था कहा। इस प्रकार इन्होंने दो दो नाम रखकर इन्हें आगे दो दो भागों में बांटा, जिसमें जो पहले सबसे पहले आदिकाल है उसके आगे दो भाग, जैसे पूर्वार्ध आदिकाल, फिर उत्तरार्ध आदिकाल, फिर मध्यकाल है उसके आगे दो भाग, जैसे पूर्वार्ध मध्यकाल, फिर उत्तरार्ध मध्यकाल, फिर आधुनिक काल है उसके आगे दो भाग, जैसे परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल। इस प्रकार तीन प्रधान कालखंड थे और उनके आगे दो दो उपभाग थे। अब हम इनकी समय सीमा की बात करते हैं। सबसे पहले आता है आदिकाल, जिसे हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है, और इसके दो भाग थे। जो पहला भाग था पूर्वार्ध आदिकाल, इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1000 से लेकर विक्रमी संवत 1200 तक मानी। फिर आता है इसका दूसरा भाग उत्तरार्ध आदिकाल, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1200 से लेकर विक्रमी संवत 1400 तक मानी। फिर आता है दूसरा प्रधान कालखंड जो मध्यकाल के नाम से और हिंदी साहित्य की किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। इसके दो भाग हैं, जिसमें पहला है पूर्वार्ध मध्यकाल, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 400 से विक्रमी संवत 1400 से विक्रमी संवत 1600 तक मानी है। फिर आता है उत्तरार्ध मध्यकाल, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1600 से विक्रमी संवत 1800 तक मानी है। फिर तीसरा प्रधान कालखंड आता है जो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है और हिंदी साहित्य की युवावस्था भी कहा जाता है। इसके भी आगे दो उपभाग हैं, जिसमें पहले परिवर्तन काल है, इसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1800 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक मानी है। फिर वर्तमान काल है, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1900 से अब तक मानी गई है। जी हाँ, इसी प्रकार इन्होंने इतिहास को तीन प्रधान कालखंडों में और उसके आगे दो दो उपभागों में बांटा था। इसके बाद अगर हम अगले विद्वान की बात करें तो आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। जी हाँ, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त वही हैं जिन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 15 जुलाई 1928 ईस्वी को हुआ, और इनकी रचना का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। जो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्र गुप्त की रचना बताएं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। अगर हम काल विभाजन की बात करें तो इन्होंने भी चार प्रकार का काल विभाजन किया है। सबसे पहले प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा, इसकी समय सीमा 1184 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। फिर पूर्व मध्य काल का नाम दिया, जिसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक। फिर उत्तर मध्य काल का नाम दिया, जिसकी समय सीमा 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। फिर आधुनिक काल का नाम दिया, जिसकी समय सीमा 1857 ईस्वी से लेकर अब तक की मानी है। यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है। चार प्रधान कालखंड हैं, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक काल, फिर पूर्व मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल, फिर आधुनिक काल आता है। जी हाँ, इस प्रकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपना ये जो विचार हैं काल विभाजन के बारे में अपने ग्रंथ में दिया है। और इन्होंने सबसे पहले जो कवि माना है, ये जैन कवि थे शालिभद्र सूरी। इनको सबसे पहले कवि माना है, अर्थात हिंदी साहित्य का पहला कवि ने माना है शालिभद्र सूरी को। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगर हम इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो राष्ट्र सिद्धांत का पुनर्विवेचन है जो 1931 ईस्वी में है। फिर महादेवी नया मूल्यांकन, फिर भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, फिर हिंदी साहित्य का विकास, फिर आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। ये सभी रचनाएं जो हैं वह डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा रचित हैं। जी हाँ, इसके बाद आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी रचना का नाम हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी।
इसके संबंधी हमें सिर्फ रचनाओं के नाम ही याद करने बहुत हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे विद्वानों के बारे में पढ़ लिया है जिनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। अन्य विद्वान के अन्य तथ्य इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अगर हम इनकी रिवीजन की बात करें तो बाबूश्याम सुंदर दास की रचनाएं, जिसमें हिंदी कौमुदी रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, इनमें प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पहला कवि किसे माना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है शालिभद्र सूरी को। या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की रचना का नाम पूछा जा सकता है। अगर हम रामशंकर शुक्ल और रिसाल की बात करें तो उनकी रचना का नाम, या फिर इन्होंने आदिकाल को किस नाम से पुकारा और रीतिकाल को किस नाम से पुकारा। और अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो इनकी रचनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार पंजाब हिंदी मास्टर केडर में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल जल्द से जल्द मिल जाए। और हाँ, ये जो सभी कंटेंट है आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फ्री में पढ़ाई कर सकें। आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।